नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए क्वार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको हम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज बीआरएस ने जगदीश रेड्डी के निलंबन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ये प्रदर्शन में एमएलए और जो एमएलसी हैं वो सारे लोग जमा हुए हैं। वहीं पर बात करते हैं कि आज होली है और संभल में टाइट सुरक्षा दी गई है, और ऐसा जो एसपी के तरफ से बयान दिया गया है कि जब तक जुमा की नमाज शुरू होगी उससे पहले जो है जश्न ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पर नीतीश कुमार ने एक मुहिम छेड़ दी है। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सियासत के बीच नीतीश कुमार जो है उर्दू सिखाने की योजना लेकर आ रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विपक्षी पार्टी बीआरएस ने आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें बीआरएस ने पार्टी के विधायक जी जगदीश रेड्डी को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए विधानसभा से निलंबित किए जाने का विरोध किया है। वहीं पर बीआरएस का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी आवाज़ को जो है दबाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जगदीश रेड्डी का निलंबन किया और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया अपने एमएलए और एमएलसी से कि सारे लोग आएं और साथ में मिलकर जो है विरोध प्रदर्शन करें। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि बीआरएस ने आज पूरे दिन प्रदर्शन करने विरोध प्रदर्शन की बात कही है, तो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि जगदीश रेड्डी का निलंबन एक अपमानजनक कृत्य है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करता है और पूर्व मंत्री को मनगढ़ंत आधार पर निलंबित किया गया है। उनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी उनको निलंबित किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जिसके लिए उनको जो है निलंबित किया गया। उन्होंने अध्यक्ष को कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने उनका अपमान किया है। मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए वो लैंग्वेज यूज़ की, ऐसा बोला गया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। रामाराव ने कहा कि कांग्रेस को डर है कि बीआरएस बजट सत्र के दौरान दिल्ली को भेजे जा रहे ठेकों, कमीशन और फंड के मुद्दे उठाएगी, इसलिए वो पार्टी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा है कि सरकार दिल्ली को फंड भेजने पर ध्यान केंद्रित करती, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए उसे कोई चिंता नहीं है। ये तथ्य जनता स्पष्ट रूप से समझ चुकी है। साथ ही केटीआर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में कांग्रेस को जनता की अदालत में सजा का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से आप देखिए कि परसों से जो यहाँ पे सेशन शुरू हुआ है, पहले जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण था, उसके बाद फिर बीआरएस के लोगों ने हंगामा करना शुरू किया और फिर केटीआर साहब ने बोला कि ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी तरह सरकार के पक्ष में है और जो क्या बोलते सरकारी जो चीज़ें लिखी होती वही आप बोलते हैं। तो इससे पहले फिर आपकी भी सरकार रही थी, तो आपने भी लिख करके दी होंगी राज्यपाल को जो चीज़ें वो बोले होंगे। या जिस तरह से देश के जो राष्ट्रपति उन पर भी इल्ज़ाम लगता है, जब बजट वो होने वाला होता है बजट सेशन, तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगता है कि उनका जो अभिभाषण होता है वो पूरी तरह सरकारी होता है। तो इससे पहले जब आपकी सरकार रही होंगी तो आपने भी तो लिख के दिया होगा ना। जी बिल्कुल, ये चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं। लेकिन इसी बीच कल एक बड़ी खबर ये सामने आई है रिदा कि तेलंगाना में गोशा महल को जो भाजपा एमएलए हैं राजा सिंह, उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी के सीनियर लीडर्स पे। जी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो हैं तेलंगाना में जो भी सरकार आती है इस वक्त कांग्रेस से, तो कांग्रेस के जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं या यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ गुप्त मीटिंग कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो भाजपा जो है यहाँ पे कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजा सिंह ने कहा है कि उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस तरह की गुप्त बातचीत जारी रही तो भाजपा तेलंगाना में सरकार बनाने की उम्मीद कैसे कर सकती है। विधायक ने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से इन घटनाओं पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तेलंगाना में भाजपा सरकार की स्थापना अवश्य
राजा सिंह ने तर्क दिया कि पार्टी को सफल होने के लिए अपने पुराने और प्रभावी नेताओं को हटाना होगा। मतलब उनके कहने मतलब ये है कि यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं जी। वो कहीं ना कहीं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं यहाँ के, उन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब उनका क्या रिएक्शन सामने आता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई बयान उन लोगों की तरफ से सामने आया नहीं। लेकिन आज के अखबारों में एक तरह से इसको बड़ी खबर के उसमें छापा गया है कि बीजेपी के तेलंगाना के गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं जी। तो इससे कहीं ना कहीं तेलंगाना में बीजेपी का जो एक वो है दबाव वो कम हो जाएगा। बीजेपी जो सोच रही है वो कम हो जाएगा। तो राजा सिंह ने आलाकमान से इन मुद्दों को गंभीरता से लेने का आह्वान किया और कहा कि तेलंगाना में पार्टी का भविष्य इस तरह की निर्णायक कार्रवाई पर निर्भर करता है। अगर आप इसमें कोई कार्रवाई करेंगे तो तेलंगाना में बीजेपी आगे काम कर पाएगी, वरना फिर इसी तरह से अगर लोग मिलते रहे एक दूसरे से तो शायद बीजेपी यहाँ की ही ख़त्म हो जाए। वहीं पर बात करते हैं कि आज होली का त्यौहार है और आज जुमा भी है, रमज़ान का दूसरा जुमा है और जुमा और होली को लेकर काफ़ी दिनों से वाद विवाद चल रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी यूपी के संभल से। और वहीं पर यूपी के संभल से आज ये खबर सामने आई है कि यूपी के संभल में होली मनाई जा रही है। वहां पर सुबह से होली मनाई जा रही है और वहां पर जो पुलिस कमिश्नर हैं के विश्नोई, उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो है होली का जो जुलूस है हर गली से होकर गुजरेगा। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बात और कही है कि होली का जो त्यौहार है, होली का जो जश्न है वो 2:30 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो है जुमा की नमाज शुरू होगी, उससे पहले त्यौहार को ख़त्म कर देना है। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो संभल में पहले जो घटना हुई है उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, 5 लोग मारे भी गए थे। उसी के मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर होली का त्यौहार शांति के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर एक खबर और सामने आई है कि वहाँ पर जो है जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने ही डीजे बजाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आज जो है दोनों लोगों के लिए, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अहम दिन है। चूँकि रमज़ान है और रमज़ान का दूसरा जुमा है, ये भी अहम है मुसलमानों के लिए। उसी तरह से होली जो है वो उनके त्यौहार में अहम है जी बिल्कुल, उनके मज़हब में अहम है बिल्कुल। और 4 मार्च 1961 के बाद आज 64 साल के बाद होली और रमज़ान में जुमा एक साथ पड़ा। इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 15-20 दिनों से चलती आ रही हैं। जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है जहाँ का वो है संभल को लेकर के भी ये कहा गया है कि जिस तरह आपने भी बताया कि 2:30 बजे सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे कलर वाले, उसके बाद शांति से वहाँ नमाज हो सकेगी। आज भी पुलिस वालों का बयान सामने आया, उसमें कहा गया है कि 2:30 बजे तक हम यहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे और 2:30 बजे यहाँ आकर के लोग नमाज़ पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से पहले से होता आ रहा है उसी तरह से होगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस खास दिन की जो है किसी तरह की अपनी घटना ना हो, इसको लेकर के कई सारी तैयारियां भी की गई हैं। लोग सजग हैं और उदाहरण ये कि देश भर में कई हिस्सों में मुस्लिम समाज ने, मतलब मुसलमानों ने होली को देखते हुए अपनी नमाज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, नमाज के टाइमिंग को, और ज़्यादातर जगहों पे नमाज की टाइमिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों को ढक दिया गया है, क्योंकि अब ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि अगर कहीं पे किसी ने कलर फेंक दिया या कुछ हो गया तो वहाँ पे सामाजिक जो तनाव है बढ़ जाएगा और हालात ख़राब हो सकते हैं। वहीं आप देखें कि दिल्ली हो या फिर यूपी हो या कई और ऐसी क्या बोलते हैं सिटी हैं जहाँ पे पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है और वहाँ से कोई बुरी खबर सामने ना आ जाए, इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। वहीं संभल में भी, जैसा आपने अभी बोला कि संभल में भी होली मनाई जा रही है, लेकिन सबसे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद के सामने ही डीजे रख कर के बिल्कुल ये चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म को और एक धर्म के लोगों को ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ें होती हैं। उनको कहीं ना कहीं आप एक वो दे रहे हैं कि आप आकर के इस पर कुछ मना करें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रेखा कि जिस तरह अभी हमने कल देखा कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि होली पे आप ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें।
क्या आपको लगता है कि अगर यही बात केजरीवाल कहते या यही बात किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते जो बीजेपी में ना होते तो मीडिया इतना शांत रहता? बिल्कुल। अभी एक चीज़ ये बहुत अच्छी सामने आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है अभी जो खबर आई सामने उसमें ये है कि महाराष्ट्र में कोई भी चलते हुए लोगों पे ज़बरदस्ती रंग नहीं फेंकेगा, गुब्बारों में रंग डाल के फेंका नहीं जाएगा, गाड़ियों में आप 3 लोग सफ़र जो है क्या बोलते हैं जो उत्पाद मचाते हैं वो नहीं मचा सकते हैं। रीज़न ये है कि पुलिस वहाँ पे अलर्ट हो गई है और वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सख्ती से मना किया है कि कोई भी अगर जा रहा है, अगर वो रंग में रंगा हुआ तो आप उस पर रंग डाल सकते हैं, अगर नहीं रंगा हुआ तो रंग नहीं डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या लोग इसको मानेंगे। अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ शाम में कि एक फैमिली थी जो किसी के डेथ में जा रही थी, मुस्लिम फैमिली थी, ई रिक्शे पे बैठ के जा रहे थे वो लोग। तो उसमें दिखाया गया कि वहाँ के लड़कों ने कीचड़ फेंका उन पे और हैप्पी होली करके चले गए वो। और उन लड़कों को जो बच्चे थे, भड़काने वाले लोग जो थे वो बड़े थे, वो 3-4 लोग चेयर पे बैठे होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप जितने भी इंतजाम कर लें, आप जितनी भी एडवाइजरी जारी कर दें, जो असामाजिक तत्व हैं या जिन लोगों को ऐसा करना वो करते रहेंगे। इसी पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ खासकर जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के हमारा मीडिया शायद उतनी तरह से जो दरबारी मीडिया जिसे कहा जाता है वो उस तरह से दिखा नहीं रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि कहीं पे ये लिखा हुआ था कि रमज़ान की जो शॉपिंग है वो ईद की शॉपिंग उन लोगों से करें जो अपने घर जाके ईद बना सकें। लेकिन उस पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा चैनल है नोएडा में जिसमें बैठ करके कुछ एंकर से कुछ प्रवक्ता उस पर डिबेट कर रहे थे, उस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन कल ही ट्विटर पे एक चीज़ और ट्रेंड कर रही थी कि होली का सामान उन्हीं लोगों से खरीदें जो लोग अपने घर जाके होली मना सकें। इस पर आपने देखा हो कोई डिबेट नहीं आई है, इस पर कोई बात नहीं आई। इससे पहले दीपावली पे यही चीज़ सामने आई थी कि दीपावली पे कहा गया था कि आप लोग उनसे सामान खरीदें जो अपने घर जाके दीपावली मना सके। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा बता रहे हैं कि आप उन लोगों से सामान खरीदिए जो मुस्लिम ना हो। वहीं अगर इसी बीच काफ़ी सारे मंत्री हों, काफ़ी सारे एमएलए हैं जिन्होंने उस उल्टे सीधे बयानात दिए, इसको देख करके पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि भारत में किस तरह से मुसलमानों और उनके धर्म स्थलों, जिस तरह से मस्जिदों को ढका जा रहा है, जिस तरह से मस्जिदों पे मंदिर होने का वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, स्थलों पर हिंदुत्व दंगाइयों द्वारा हमला किया जा रहा है। ये हिंदुत्व का कैसा त्यौहार है। आप देखिए हर त्यौहार में, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, आज अभी तक तो नहीं लेकिन शाम तक हो सकता है कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाए कि कोई भी त्यौहार हो वो बिना मस्जिद के, बिना मुसलमानों के, बिना जेसार का नारा लगाने के, मस्जिद के सामने जा करके, बिना मस्जिद के सामने जाके डीजे पे उल्टे सीधे गाने बजा के कंप्लीट नहीं होता उनका त्यौहार। और ये चीज़ें आप देखिए कि बीजेपी के जो एमएलएज हैं या मंत्री हैं या फिर आरएसएस की जो विंग्स हैं वो उकसाती हैं, लेकिन वहीं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अपने बच्चों को नहीं भेजते वहाँ पे, पिसते हैं छोटे वाले। उनको लगता है कि हमारे ऊपर विधायक जी कहाँ थे तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता है कि आप महज एक संख्या मात्र हैं उनके लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और पिछले हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 से 15 सालों से त्यौहार के नाम पर बस मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप जिस तरह से भी देख लें कि हर तरह से मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। हिंदुत्व चरम पर अपने चरम पर है और भारतीय न्याय व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। और अभी एक वीडियो जो मैंने बताया आपको, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक फैमिली किसी के डेथ में जा रही थी, किसी का इंतकाल हो गया था और वहाँ जा रहे थे, वो सारे मुसलमान थे, उन पे जो चीज़ें फेंकी गई उसका भी जिक्र है कि आप इस तरह से लोगों को देखिए। प्रॉब्लम ये अनुज जो क्या बोलते हैं संभल वाले जो अनुज चौधरी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए या इन जैसे कुछ और लोग हो गए जो लोगों के दिमाग में चीज़ें भर देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपका साथ होगा। जिस तरह से अनुज चौधरी का साथ दिया योगी आदित्यनाथ ने, तो अब कोई भी ऐसा करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आम जनता भी जो उपद्रव फैलाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इन्हीं लोगों को देखकर सीखते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है अगर इनका साथ देश के जो मुख्यमंत्री हैं सॉरी प्रदेश के वो दे रहे हैं, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका समर्थन कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए तो इनडायरेक्टली उनका समर्थन ही है। तो जब वो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो 17-18 साल के हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं, वो इन्हीं लोगों को देखकर सीख रहे हैं। अब वो फैला रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर ये बच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार हमें भी बचाएगी।
बिल्कुल सही। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हम कपड़े दे के पहचान जाते हैं, तो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उसके बाद आप देखिए कि मस्जिद में लोगों ने सुतली बम डाले, मस्जिद के सामने जाके जयसार के नारे लगाए। उस वक्त तरावी हो रही थी। अब तरावी के बीच में तो कोई आपके साथ सेलिब्रेशन में क्या बोलते शामिल नहीं हो पाएगा ना, वो तो नमाज के बाद ही शामिल होगा जी बिल्कुल। और इन सब चीज़ों पे भी देखिए कुछ नहीं हो रहा है। जब क्योंकि गलती अगर वहाँ की है तो उस पर कुछ नहीं होता है जी। गलती अगर कहीं और की होती तो उस पर बहुत कुछ हो चुका होता है। जिस तरह से हमने बोला कि रेखा गुप्ता ने बोला है कि आप लोग पानी कम वेस्ट करें, पानी बहुत कम है, यही चीज़ अगर कोई और बोल देता, यही चीज़ अगर अगर इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार होती और वो बोल देते तो कितना हंगामा हो चुका होता कि आप ज्ञान दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर इसमें पता नहीं क्या क्या के खिलाफ है। हाँ, लेकिन रेखा गुप्ता ने बोला तो ये चीज़ें सब सही। तो इस वक्त देश में अगर आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लीडर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे आपकी बातों को मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे, अभी आप देखिए राज ठाकरे ने बोला कि देश में जितनी भी नदियाँ सब गंदी हैं, उसमें उन्होंने गंगा यमुना हर जगह को कवर किया। उस पर कोई बयान नहीं आया, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, उस पर लोगों ने उनका समर्थन किया। जो पार्टी मतलब बीजेपी के लोगों ने भी उस पर बयान ना दे करके कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ा है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के लीडर हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या और कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी उनके अगर हैं तो आपको फ़ौरन ही जो दरबारी मीडिया है वो उठा लेगा और आपको 8-10 दिन तक घुमाएगा, जिस तरह से अभी अबू आसिम आज़मी को घुमाया जा रहा है। जी देखिए, होली का त्यौहार आज है, लेकिन उससे 2 दिन पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी से खबर सामने आई थी और ये खबर जो है जी सलाम ने प्रकाशित की है और उसमें ऐसा कहा गया है कि 2 दिन पहले एक हिंदुओं का एक त्यौहार होता है शिग्मा जिसको बोला जाता है, जिसमें कई फीट लंबी एक लकड़ी होती है जिसको जो है मस्जिद के उससे सीढ़ियों से टकराया जाता है। हाँ। लेकिन उन सारी चीज़ों को इतना जो है हिंसात्मक बना दिया लोगों ने। वो 2 दिन पहले ये त्योहार मनाया जा रहा था, वहाँ पर अंदर जो है नमाज हो रही थी, ऐसा जी सलाम की तरफ से दावा किया गया है कि वहाँ पर जो है लोगों ने, गेट बंद था मस्जिद का और लोगों ने वो लकड़ी से गेट तोड़ने की कोशिश करी और उसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है कहा जा रहा है। तो इससे ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों की मानसिकता कहाँ से कहाँ जा चुकी है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही कि आप सबसे पहले तो एक वीडियो देख करके आप उस पर बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि फैक्ट चेकिंग का मामला अब ख़त्म हो गया। अब आप अगर कोई वीडियो आ गया तो आपने देखा और आपने फ़ौरन उसको और फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड होते होते वो जो है पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था, और जहां नहीं पहुंचना था वहां पहुंच गया है वो। जी। आप ये देखिए कि यही वीडियो अगर कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो उन्माद फैलाने वाले हों, देखिए हर तरफ प्रॉब्लम है, कोई एक साइड की बात नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये कि आपको कभी कभी दिमाग से सोचना पड़ता है। हर जगह ताकत का इस्तेमाल ना करके आप कहीं कहीं दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और दिमाग का इस्तेमाल करके आप उससे निकालिए, राह निकालिए। अभी कल ही रात में कुछ लोगों के साथ बैठा था जो आलिम लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हमें पता नहीं है कि अगर कलर आपके कुर्ते पे लग जाता है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। आप कलर कुर्ता पहन के नमाज भी तो पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा वो बना दिया गया परसेप्शन कि आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अब अगर वो त्यौहार है तो आपको थोड़ा सा, जिस तरह अभी हर जगह जो है नमाज की टाइमिंग को कम किया गया है, तो उसी तरह से आप उसका फॉलो करें। और ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा इस तरह के लोग हैं वहाँ पे अगर आपको सही रहना है तो देश का माहौल देखते हुए या प्रदेश के माहौल देखते हुए, कुछ प्रदेशों में हाल है तो आप ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए, मतलब ये जो है 11 बजे से ले करके 2-2:30 बजे तक ही चलता है कलर वाला सिस्टम, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो थोड़ा सा अगर आप एहतियात कर लेंगे तो शायद जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। क्योंकि वो लोग होते हैं अपने नशे में और उसमें वो किसी को नहीं देखते हैं। अभी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए, उनका समर्थन किया, और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी सबको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ भी जनता से उतनी मोहब्बत करते नहीं, इतनी मतलब दिखाते हैं बस। अभी संभल में अभी जो लोग मरे थे उसमें कुंभ में,
उनकी जो है आपने सही गिनती दी नहीं, और कितने लोग आए थे इसकी आपने गिनती दे दी, क्योंकि इससे आपकी मार्केटिंग कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोग लापता हुए, कितने लोग मरे हैं उसकी आपने गिनती नहीं दी एग्जैक्ट, लेकिन कितने लोग आए थे इसकी आपने गिनती दे दी, क्योंकि आपकी इससे मार्केटिंग होगी और 2027 की तैयारी होगी जी। तो इसीलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि कहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि कहाँ पे हमें किस तरह का कदम उठाना है। जी, 2027 की तैयारी योगी आदित्यनाथ अभी से कर रहे हैं और 2025 के जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसकी तैयारी में नीतीश कुमार लग रहे हैं। और नीतीश कुमार ने एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी गैर सरकारी और सरकारी कर्मचारियों को उर्दू भाषा सिखाई जाएगी। इस योजना के तहत हर सोमवार से गुरुवार तक 2 घंटे की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हालांकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं यासिर, और जहां तक नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है एक सेक्युलर नेता है, क्योंकि लेकिन उनका गठबंधन किससे है? भाजपा से है, एनडीए से है। लेकिन कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि वो जो है भाजपा के दबाव में आकर कहीं ना कहीं कुचले जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो भी कहा जाए, लेकिन नीतीश कुमार सरकार में हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह कुछ ऐसे फैसले लिए नीतीश कुमार ने, जो जिस तरह से आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसला लिया कि रमज़ान में मुस्लिम लोगों को 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाएगी, बिहार में भी ऐसा कुछ है, ठीक है जी। और ये जो आपने लैंग्वेज वाली बात की उर्दू वाली, तो सरकार का तर्क ये है कि उर्दू बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है, बिल्कुल, और इसे बढ़ावा देना राज्य की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का प्रयास है। और बिहार में तकरीबन 17% मुस्लिम आबादी, और यहाँ उर्दू व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, लेकिन इस फैसले का समय और तरीका इसे सियासी रंग दे रहा है। नवंबर में इलेक्शन होने, जिस तरह आपने बोला, और अभी मार्च में ये फैसला लिया गया है कि अब सबको 2 घंटे बिठा करके जितने भी सरकारी नौकर हैं, सरकारी काम करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या जो भी हो, उनको ये ज़बान सिखाई जाएगी, उर्दू ज़बान, जिनको नहीं आती है। एक तरफ पड़ोसी राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि उर्दू जो है मत बोलें आप लोग, या उर्दू कोई यहाँ की वो लैंग्वेज नहीं है। वहीं आपके पड़ोस में बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पे तमाचे टाइप हो गया। जी बिल्कुल, आपने योगी आदित्यनाथ की बात की। योगी आदित्यनाथ जो है हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने जो अभी बयान दिया था होली को लेकर और जुम्मा को लेकर, उनके बयान के बाद काफ़ी सारे नेताओं के बयान आए थे। संजय निषाद का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगों से परहेज है तो वो जो है ये देश छोड़कर चला जाए। देखिए, प्रॉब्लम यही है ना कि जब आपके जो राजा हैं, मतलब अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का राजा जो है मुख्यमंत्री होता है, तो अगर आप प्रदेश के राजा हैं तो आप इस तरह के बयान देंगे तो आपको लोग, फिर आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह के बयान देंगे ना। जी बिल्कुल। अगर आप देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से उर्दू वाला काम किया है, क्या आपको लगता है कि कोई उनका एमएलए जो है वो इस बात से नकार सकता है? बिल्कुल। इसको कुछ कह, हाँ बीजेपी को लोग शायद कुछ कह सकते हों, लेकिन जेडीयू के बारे में ये कहा जाता है कि जेडीयू जो है वो सेकुलर है, नीतीश कुमार सेकुलर है, वो बात अलग, वो एनडीए के साथ जाते हैं, लेकिन वो जो अपना सेकुलरिज्म है वो नहीं खराब करते। जी बिल्कुल। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।